Hello dear students, I welcome you all in today's lecture, Design of Helical Gears. In our previous lectures in the gear series, we have seen design of spur gear, and then in the next lecture we solved some numericals. In that series, today we intend to discuss the design of helical gears. Let's start. जब हमने बेसिक्स डिस्कस किए थे गियर्स के, तो हमने कहा था कि स्पर गियर में और हेलिकल गियर में एक मेन डिफरेंस होता है कि स्पर गियर में टीथ होते हैं एक्सिस के पैरेलल, जबकि हेलिकल गियर में टीथ होते हैं एक्सिस के एक एंगल पे, जिसको बोलते हैं हेलिक्स एंगल। फाइन। तो इस कारण से इनका जो एप्लीकेशन एरिया है उसमें चेंज आ जाता है, क्योंकि स्पर गियर में टीथ स्ट्रेट होते हैं, इसलिए जब कांटेक्ट होगा तो होगा एक लाइन के अलोंग, है ना, अलोंग द एंटायर फेस विड्थ, जिससे जो ऑपरेशन होगा वो नॉइजी होगा। लेकिन हमें कुछ हाई स्पीड एप्लीकेशंस में हमें नॉइज फ्री ऑपरेशन चाहिए होता है, तो उस केस पे वी विल यूज हेलिकल गियर्स इंस्टेड ऑफ स्पर गियर। रीजन बीइंग, इन हेलिकल गियर्स the engagement starts at a point, then gradually it moves along a line, and then again disengagement is again at a point. For this reason the operation is very quiet. So since there is gradual pickup of load by the tooth, it results in smooth engagement and quiet operation even at high speeds. ये है basic difference between the operation of spur gear and हेलिकल गियर। हेलिकल गियर्स को हम अप टू 3000 मीटर पर मिनट स्पीड तक भी यूज़ कर सकते हैं। दो तरह के हेलिकल गियर होते हैं, एक होता है पैरेलल, एक होता है क्रॉस। अगर पैरेलल शाफ्ट्स है तो उनके लिए हम पैरेलल हेलिकल गियर्स यूज़ करते हैं। उनमें दोनों का हेलिक्स एंगल सेम होगा, लेकिन अदर हैंड जो है अलग होगा। मतलब ड्राइविंग गियर पे अगर राइट हैंड हेलिक्स है तो ड्रिवन गियर पे लेफ्ट हैंड हेलिक्स होगा। ये एक मिथ है कि हेलिकल गियर सिर्फ और सिर्फ पैरेलल शाफ्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ पैरेलल हेलिकल गियर्स फॉर शाफ्ट एट एन एंगल ऑल्सो। उस केस में विल यूज़ क्रॉस हेलिकल गियर। उनके टीथ पर जो हैंड है, हेलिक्स का जो हैंड है, दैट मे बी सेम, दैट मे बी अपोजिट। यू कैन सी द एनिमेशन ऑफ वर्किंग ऑफ हेलिकल गियर। ये जो हेलिकल गियर है ये पैरेलल हेलिकल गियर है, इसमें शाफ्ट्स जो है वो पैरेलल हैं। आप देख पा रहे हैं इसमें शाफ्ट की एक्सिस है एंगल पर है। ये क्रॉस हेलिकल गियर का एग्जांपल है। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि हेलिकल गियर्स कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर बिटवीन नॉन पैरेलल शाफ्ट्स। एक बहुत कॉमन क्वेश्चन बनता है हेरिंगबोन गियर्स का, ये क्या होता है जरा देखते हैं। हम सब जानते हैं कि हेलिकल गियर में क्योंकि टीथ एक एंगल पर हैं, तो एक एक्सियल थ्रस्ट जो है वो एडिशनल जनरेट होगा, है ना, जो शाफ्ट पे थ्रस्ट क्रिएट करेगा। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेरिंगबोन गियर यूज़ करते हैं। हेरिंगबोन गियर में क्या होता है, एक साथ में दो गियर माउंट होते हैं, एक पे राइट हैंड हेलिक्स होता है और एक पे लेफ्ट हैंड हेलिक्स होता है। उससे क्या होता है, दोनों के जो एक्सियल थ्रस्ट हैं वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। ये एक एग्जांपल है हेरिंगबोन गियर का, जो कि हेलिकल गियर का जो एक इनहेरेंट ड्रॉबैक है इंड्यूस एक्सियल थ्रस्ट का, उसको दूर करने के लिए विल यूज हेरिंगबोन गियर्स। यहाँ पर आप देख रहे हैं हेरिंगबोन गियर्स इंटीग्रल, दोनों के दोनों गियर्स जो इंटीग्रल हैं उनमें बीच में कोई गैप नहीं है। अगर उसको बोलते हैं हम डबल हेलिकल गियर। इट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ अ टाइप ऑफ हेरिंगबोन गियर, but there is basically a gap in between the two gears. अब हम बात करते हैं इसके टर्मिनोलॉजी की। हम जानते हैं कि गियर्स, जब हमने स्पर गियर्स यूज़ किया था तो हमारे पास एक था सर्कुलर पिच, एक था मॉड्यूल। क्योंकि यहाँ पर टीथ एक एंगल पर हैं, तो यहाँ पर हमारे पास दो और टर्म्स भी इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। एक होती है नॉर्मल पिच और एक होता है नॉर्मल मॉड्यूल। अगर मैं इस सेक्शन को, टीथ जो हेलिकल गियर है उसको मैं एक बार एक्स एक्सिस पे कट करूँ और एक बार वाई वाई एक्सिस पे कट करूँ, उनको मैं एक्सपांड करूँ,
तो मैं ये पाऊंगा कि यहाँ पर हमको जो डिस्टेंस है दैट इज़ नॉर्मल पिच, और ये जो प्रेशर एंगल है दैट इज़ नॉर्मल प्रेशर एंगल अल्फ़ा एन, है ना। इनमें रिलेशन हम इजीली स्टेब्लिश कर सकते हैं। उसी अकॉर्डिंगली जो आपका पी एन है वो हो जाएगा पी कॉस साई, जहाँ पर साई हेलिक्स एंगल है, और एम एन नॉर्मल मॉड्यूल हो जाएगा एम कॉस साई, जहाँ पर एम एन नॉर्मल मॉड्यूल है और एम आपका जो स्पर गियर पे जो मॉड्यूल लिया था हमने वो मॉड्यूल है। तो अगर जैसे हमने कहा था कि स्पर गियर में दो गियर मैश करने के लिए मॉड्यूल शुड बी सेम, सिमिलरली इन हेलिकल गियर देयर नॉर्मल मॉड्यूल शुड बी सेम, देन ओनली दे विल। और जरा आगे बात करते हैं, एक एक्सेल पिच भी होगी। एक्सेल पिच का फॉर्मूला हो जाएगा इस डायग्राम से P अपॉन टेन साई, जहाँ पर P ट्रांसवर्स या सर्कुलर पिच है। जो कॉस साई है हेलिक्स एंगल का कॉस, that will be equal to 10 alpha n upon 10 alpha. Alpha n is normal pressure angle and 10 alpha over here is pressure angle. इसको अगर हम रिड्यूस करें तो डायमीटर इज मॉड्यूल इनटू नंबर ऑफ टीथ। मॉड्यूल हम जानते हैं एम एन अपॉन कॉस साई, तो हम लिख सकते हैं डायमीटर इज जेड इंटू एम एन अपॉन कॉस साई। सेंटर डिस्टेंस जो है वो होती है d1 प्लस d2 बाई टू, d1/2 प्लस d2 बाई टू। इसको अगर हम इसको हम एक्सपेंड करें तो d1 इज नथिंग बट z1 mn अपॉन कॉस साई, d2 इज z2 mn अपॉन कॉस साई। इसको हम अगर और सिंप्लीफाई करें तो सेंटर डिस्टेंस विल बी गिवन बाय mn z1 प्लस z2 अपॉन 2 कॉस साई। ये किस केस में है? ये केस में है हेलिकल गियर के। यहाँ पर एक हेलिकल गियर में हमको एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ और फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ और इक्विवेलेंट नंबर ऑफ टीथ। क्योंकि हम फॉर्मूले यूज़ कर रहे हैं इस पर गियर के, लेकिन हम अप्लाई कर रहे हैं उस हेलिकल गियर पे, तो हमको हमेशा जो टीथ हैं उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इन फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ एंड विच इज़ गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसका लंबा सा डेरिवेशन है बट हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ इसका एंड रिजल्ट याद रखने की ज़रूरत है। वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ किसी पर भी पिनियन पे या गियर पे इज गिवन बाय जेड अपॉन कॉस क्यूब साई। क्योंकि हम बात कर रहे हैं पैरेलल शाफ्ट्स की जिसके लिए साइज सेम होता है, तो जेड पी डैश हो जाएगा जेड पी अपॉन कॉस क्यूब साई और जेड जी डैश हो जाएगा जेड जी अपॉन कॉस क्यूब साई। कभी भी हमको अगर हेलिकल गियर का डिज़ाइन करना है तो हमको उसमें फॉर्मेटिव नंबर ऑफ टीथ रखने पड़ेंगे जो इस फॉर्मूले से हमको मिलेंगे। फोर्स एनालिसिस की बात करते हैं, ये आपको सारे फॉर्मूले डाटा बुक में मिल जाएंगे। एक्सेल जो फोर्स है दैट विल बी गिवन बाय पी कॉस अल्फा एन साइन साई, जहाँ पर पी टेंजेंशियल फोर्स हो गया, अल्फा एन नॉर्मल प्रेशर एंगल हो गया और साइन साई साई हो गया आपका हेलिक्स एंगल। इसी तरह टेंजेंशियल फोर्स हो जाएगा पी कॉस अल्फा एन कॉस साई, इनका दोनों का रिलेशन हो जाएगा और फिर ये पी आर आ जाएगा, पी आर इज पी टी टेन अल्फा एन कॉस साई। कब ज़रूरत पड़ेगी इसकी? जब हमको किसी क्वेश्चन में डिज़ाइन ना पूछकर हमको फोर्स एनालिसिस करने के लिए कहा जाए, हमें फोर्सेस निकालने के लिए कहा जाए, तो इस डायग्राम की मदद से हम इन फोर्सेस को कन्वर्ट कर सकते हैं, इन फोर्सेस को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डिज़ाइन पे आते हैं। हमने पहले ही कहा था कि स्पर, बेवल और हेलिकल इन तीनों गियर्स में जो बेसिक डिज़ाइन क्राइटेरिया है वो सेम रहता है। हमको थोड़ा सा चेंजेस करने से ही हमको स्पर गियर की जो अप्रोच थी उसमें ही थोड़ा चेंज करने से हम हेलिकल और बेवल गियर के लिए अप्रोच को बना सकते हैं। तो हम इसमें अगर बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला देखें तो बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला अगर आपको ध्यान हो तो बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला स्पर गियर के लिए था सिग्मा बी इंटू बी इंटू वाई इंटू एम। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, एम की जगह एम एन हो जाएगा, बी वैसे के वैसे है, सिग्मा बी वैसे के वैसे है, और वाई जो है वाई अब पहले वो था लुईस फॉर्म फैक्टर स्पर गियर के लिए, अब वो लुईस फॉर्म फैक्टर ही है लेकिन अब ये है वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए। जो कैसे लिख लेंगे? अभी हमने बात की थी जेड पी डैश हो जाएगा जेड अपॉन कॉस क्यूब साई और जेड जी डैश हो जाएगा जेड जी अपॉन कॉस क्यूब साई। तो हमेशा ध्यान रखना है जब y निकालना है तो y निकालना है आपको वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए। तो बाकी सब अप्रोच बिल्कुल सेम की सेम रहेगी, सिर्फ फॉर्मूले में क्या फ़र्क पड़ा, जहाँ पहले m था वहाँ mn हो गया, जहाँ पहले y था वो y है लेकिन अब वो वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ के लिए है। कहा जाता है कि
जो वेलोसिटी फैक्टर है दैट अकाउंट्स फॉर द डायनामिक लोड, तो उस केस में P effective will remain same, that is CS PT upon CV. CS is सर्विस फैक्टर, CV is velocity factor. हेलिकल गियर के लिए वेलोसिटी फैक्टर होता है फिक्स, दैट इज 5.6 अपॉन 5.6 प्लस रूट V, जहाँ पर V है आपकी पिच लाइन वेलोसिटी मीटर्स पर सेकेंड में। और अगर आपको कहा जाता है कि नहीं आपको पूरा फाइनल डिज़ाइन करना है, तो उस केस में CS PT प्लस PD इफेक्टिव है वो आपको लेना पड़ेगा। PD का फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम सही है जो स्पर गियर के लिए था, बट क्योंकि यहाँ पर एंगल एक टीथ जो है एंगल पे कटे हुए हैं, इसलिए कॉस साई इंक्लूड हो जाएगा, और उसके बाद कारण से यहाँ पर आपको कॉस कॉस साई और कॉस साई का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपको डाटा बुक में मिलेगा, इसलिए नीड नॉट टू वरी अबाउट, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग बात है, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अपने आप से फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका PD। अगर आपको कहा हुआ है कि वेलोसिटी फैक्टर अकाउंट्स फॉर डायनामिक लोड, तो P इफेक्टिव हो जाएगा CS PT अपॉन CV। अगर कहा हुआ है नहीं वेलोसिटी फैक्टर की कोई बात नहीं कही हुई है, तो हमको पूरा का पूरा PD जो है वो इंक्लूड करना पड़ेगा। सेफ डिज़ाइन के लिए SB क्या है, SB इज कितना लोड आपका गियर टूथ ले सकता है, और P इफेक्टिव क्या है, कितना लोड एक्चुअली आ रहा है। कॉमन सेंस की बात है, सेफ डिज़ाइन के लिए जितना लोड ले सकता है वो ज़्यादा होना चाहिए जितना लोड आ रहा है। SB शुड बी मोर देन P इफेक्टिव, या SB शुड बी इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू FS। FS हम 1 से लेकर 2 तक कोई वैल्यू सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कितनी जल्दी से हमने हेलिकल गियर के लिए बीम स्ट्रेंथ कंसिडरेशन को कर लिया। ये कब हुआ, जब हमारे पास हमको क्लियर था कि हमने स्पर गियर में क्या किया था। तो स्पर गियर के फॉर्मूले जो बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला था ल्यूइस इक्वेशन का, उसी को अब थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमने हेलिकल गियर पे अप्लाई किया। अब हम बात करते हैं वियर स्ट्रेंथ की। वियर स्ट्रेंथ में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो आपका फॉर्मूला है वो स्पर गियर के लिए था dP-KQB, वहाँ पर अब जो फॉर्मूला है हो जाएगा BQ-dP-K अपॉन कॉस क्यूब साई। सिर्फ एक कॉस क्यूब साई से डिवाइड होगा, बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी। और इसमें B फेस विड्थ है, Q रेशियो फैक्टर है, dP' इज डायमीटर ऑफ पिनियन है, और K इज योर वियर रेजिस्टेंस फैक्टर, जिसकी वैल्यू आपको जो आपको डाटा बुक में दी हो वहाँ से लेनी है। यहाँ पर देखिएगा Q जो है वो, क्योंकि हमने कहा है कि हर जगह आपको लेने हैं वर्चुअल नंबर ऑफ टीथ, तो पहले आपका Q था 2ZG अपॉन ZG प्लस ZP, लेकिन अब क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं हेलिकल गियर के लिए, तो अभी हो जाएगा 2ZG डैश अपॉन ZG डैश प्लस ZP। लेकिन क्योंकि हम डिज़ाइन कर रहे हैं पैरेलल शाफ्ट्स को जिनके लिए साइज सेम रहता है, तो ZG डैश हो जाएगा ZG अपॉन कॉस क्यूब साई, ZP डैश हो जाएगा ZP अपॉन कॉस क्यूब साई। तो इवेंचुअली कॉस क्यूब साई गेट्स कैंसिल आउट, सो again we'll arrive at the same formula that is for spur gear. तो Q will remain same 2ZG over ZG plus ZP। K के फॉर्मूले में देखिए कुछ चेंज नहीं आया, बस प्रेशर एंगल जो पहले साइन अल्फा कॉज अल्फा था वो साइन अल्फा एन और कॉज अल्फा एन हो जाएगा। ये फॉर्मूला डाटा बुक पे दिया हुआ है। E1 E2 आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैं पिनियन और गियर ट्यूटोरियल के लिए। अल्फा एन नॉर्मल प्रेशर एंगल जो कि जनरली 20 डिग्री लेते हैं। तो जैसे वहाँ अप्रोच थी स्पर गियर में, वैसे अप्रोच यहाँ रहेगी। ये वियर लोड जो आपका निकाला है अपन ने dP/BQ/K अपॉन कॉस क्यूब साई, दैट शुड बी मोर देन योर P इफेक्टिव, जो P इफेक्टिव आने वाला है आइदर CS/PT अपॉन CV और CS/PT प्लस PD, है ना। बाकी सब अप्रोच सेम रहेगी। ये इसको इक्वेट करके हम कोई इफेक्टिव सेफ्टी लगा सकते हैं, 1.5 से 2 तक कोई इफेक्टिव सेफ्टी अज्यूम कर सकते हैं। आपने देखा कितनी जल्दी से हमको थोड़ा टाइम लगा था स्पर गियर का काम करने के लिए, लेकिन स्पर गियर का अगर डिज़ाइन क्लियर है तो हम बड़े आराम से जो फॉर्मूले हैं आपके बीम स्ट्रेंथ का और वियर स्ट्रेंथ का, उन फॉर्मूलों को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वी कैन अप्लाई द फॉर्मूलाज ऑन हेलिकल गियर। नेक्स्ट लेक्चर में विल डिस्कस फ्यू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर्स, जिससे कि हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा सा स्ट्रेंथन हो कि हम वेदर वी आर एबल टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स ऑन डिज़ाइन ऑफ हेलिकल गियर्स और नॉट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।